नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षद द्विवेदी और मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। 29 अगस्त 2020 के एडिटोरियल से डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वही बातें, डाउट रिजॉल्विंग करनी हो तो इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करें। इस एडिटोरियल की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। साथ साथ देखिए, जो भी एडिटोरियल की पीडीएफ है वो जिस दिन एडिटोरियल अपलोड होता है उसके अगले दिन अपलोड होती है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, मिल जाएगी आपको टेलीग्राम में पीडीएफ। तो पहला आर्टिकल, नेशनल वेलबींग एंड द काउंट्स दैट मैटर। देखिए, यहां पे सेंसस लेने के तरीके पे कुछ सवाल उठाए गए हैं और यहाँ पे जो ऑथर है जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है उन्होंने सेंसस देने के तरीके में कुछ बदलाव करने की बात करी गई है। कुछ ऐसे बदलाव जिससे जो ह्यूमन वेलबींग है उसको प्रमोट किया जा सकता है, खासकर जो वुमेन वेलबींग है और जो चाइल्ड वेलबींग है उसको प्रमोट किया जा सकता है। तो ये क्या बता रहा है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखेंगे। नेक्स्ट, इन एक्ट ऑफ गॉड कोअर्सिव नॉट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये लिखा है मनप्रीत सिंह बादल जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर है पंजाब के। राजीव गौड़ा जी ने मदद की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और चेयरमैन है कांग्रेस पार्टी के रिसर्च डिपार्टमेंट के। खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि अभी कल ही मैंने करंट अफेयर्स में आपको चीजें बताई हैं कि जो निर्मला सीतारमन जी, जो हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने स्टेट से बोला है कि देखिए जो कोरोना का पैंडेमिक है, दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड, और इस समय पे जो जीएसटी कंपनसेशन देने की बात कही गई थी आपको, वो हम पूरी तरीके से दे नहीं पा रहे हैं, तो दो ऑप्शंस दे दिए थे, आप इंटरेस्ट पे पैसा उठा लो। इसके अगेंस्ट में जब जीएसटी काउंसिल्स की मीटिंग हो रही थी, जब भी जीएसटी के ऊपर बातचीत चल रही थी, स्टैंडिंग कमेटी बनी थी 2017 में जीएसटी लागू होने से पहले, उस समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या क्या बातें हुई, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बार बार ये एहसास दिलाया कि हम अपने वादों को पूरा करेंगे और अब अपने वादों से मुकर रहे हैं, ये यहाँ पे ऑथर कहने की कोशिश कर रहा है। इसे देखेंगे। टारगेटिंग हिजबुल्लाह। देखिए, ये जो हिजबुल्लाह टेरर ग्रुप है ये ऑपरेट करता है लेबनान में। अभी लेबनान के साउदर्न पार्ट्स में ये ऑपरेट करता है। जिन पार्ट्स में हिजबुल्लाह ऑपरेट कर रहा है वहां पे पहले इजराइल का कंट्रोल था, इनसिक्योरिटी जोन भी बोलते थे। फिलहाल इजराइल ने उस सपोर्ट को छोड़ दिया है, उस पार्ट को छोड़ दिया। अब इजराइल वहां कंट्रोल नहीं करता, अब हिजबुल्लाह कंट्रोल है। हिजबुल्लाह लेबनान की साउथ साइड में। तो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो लड़ाई है उसके बारे में कुछ बातचीत हो रही है। ईरान वेपन्स भेज रहा है सीरिया के थ्रू हिजबुल्लाह में, उसके बारे में बातचीत करी गई है। हिजबुल्लाह की जो शिया रूलिंग क्लास है, सॉरी, ये जो ईरान की शिया रूलिंग क्लास है और हिजबुल्लाह में जो मिलिटेंट्स है वो मेजॉरिटी शिया है, तो उनके बीच में एक दोस्ती सी बनती नजर आ रही है। और इजराइल की जो दोस्ती है सुन्नी मुस्लिम नेशंस के साथ, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में, इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। फिर अगला आर्टिकल है कन्वेंशनल डिसोनेंस। यूएस इलेक्शंस की बात हो रही। देखिए, यूएस इलेक्शन एक बहुत बर्निंग टॉपिक है। डेमोक्रेटिक वर्सेस रिपब्लिक की डिबेट है। रिपब्लिक के हैं डोनाल्ड ट्रंप और उसके डेमोक्रेट के हैं आपके जो बाइडेन और कमाला हैरिस। अभी इन दोनों के बीच में लगातार वर्बल स्पैट्स होती रहती हैं। जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारे हेड्स पे क्रिटिसाइज किया जाता है और वो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि पिछले 5 साल में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट रहे, तो प्रेसिडेंट होने के दौरान उन्होंने ऐसे बहुत से काम किए जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। बट फिर भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी इलेक्शन की अप्रोच में बिल्कुल क्लियर है, और जो भी उनकी इलेक्शन की अप्रोच है, किस किस पॉइंट पे वो जो बाइडेन को अपोज कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के अगेंस्ट इल्जाम लगा रहे हैं, उसको हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, नेशनल वेलबींग एंड द काउंट्स दैट मैटर। As decennial census operations are limited, India needs new ways to know its cumulative human capital and potential। देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो हर 10 साल पे आप सेंसस कराते हो, उसके जो ऑपरेशंस है वो बहुत लिमिटेड हैं। बहुत सारी चीजों को ये सेंसस काउंट नहीं करते हैं। तो अगर इंडिया को अपने पूरे ह्यूमन कैपिटल और पोटेंशियल के बारे में जानकारी करनी है तो सेंसस कराने के तरीके में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे कि होता है ना कि जब इंडिया में क्राइम की रिपोर्टिंग होती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जब डाटा कंपाइल करता है, उसमें बहुत सारी चीजों को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। जो क्राइम्स के डिफरेंट टाइप्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जा सकता, बहुत सी कमियां रह जाती हैं। उसी तरीके से इंडिया में एक शादी के बाद अगर कोई प्रेगनेंसी हो रही है तो वो प्रेगनेंसी उस वुमेन की कंसेंट के साथ हुई है कि नहीं हुई है हम पता नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैरिज की बात करो, एक लड़की की शादी हुई, अब मैरिज हो गई उसकी, लीगली सारी उसकी मैरिज रजिस्टर्ड है, कल्चरली सबको पता है कि हाँ भाई ये इस घर की बहू है, इसकी बीवी है, ऑल दैट थिंग। बट
बच्चा पैदा करना है कि नहीं करना है, काफी हद तक इसमें फैमिली का प्रेशर रहता है, बहुत सारे और सोसाइटल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वो लड़की, वो पर्टिकुलर वुमेन बच्चा पैदा करना चाहती है कि नहीं चाहती है, इस बात पे कम ध्यान दिया जाता है। वो जॉब करना चाहती है या किसी और इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहती है, इस बात पे कम ध्यान दिया जाता है। और जब इस तरीके की प्रेगनेंसीज होती हैं, जब एक लेडी जो कि प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती अभी के लिए, कुछ और अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी को परस्यू करना चाहती है, अगर उसको जबरदस्ती में मान लीजिए बच्चा करना पड़ जाए, तो इसके बहुत आप कह सकते हो कि डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इंटरजनरेशनल इंपैक्ट होता है, जिसको बोला गया है यहाँ पे ऑथर के द्वारा इंटरजनरेशनल इंपैक्ट ऑफ अ रिग्रेटफुल एंड एंजाइटी लोडेड प्रेगनेंसी। जो कि प्रेगनेंसी तो एक ऐसी चीज होती है जहां पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो लेडी है वो खुश रहे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन यहाँ वो चीज जो चाह नहीं रही है वही हो रही है। तो कुल मिला के ऑथर सबसे पहले शुरुआती में ये बोल रहे हैं कि हम जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना हमारी सोसाइटी में, जो इम्पोर्ट हो रहा है बच्चों का, उस इम्पोर्ट के समय पे ही हमें ये ध्यान रखना है कि भाई जो बच्चा करने वाली लेडी है उसका वेलबींग क्या है, जो बच्चा आ रहा है उसको आप कितना ध्यान से पालोगे, और ओवरऑल कम्युनिटी और नेशनल वेलबींग भी इससे बहुत पूरी तरीके से कनेक्टेड है। अब देखिए, if we equally value all Indians, we should not stick to decennial census operations alone and count ourselves the way we do। क्या बोल रहे हैं कि अगर हमको सारे भारतीयों को एक समान नहीं मापना है, और एक समान इसलिए भी नहीं मापना है कि देखिए कल्चरल डाइवर्सिटीज अलग है, लेकिन फिर भी अगर आप हमारे संविधान के मूल प्रोविजंस को देखोगे तो वो हर नागरिक को बराबर का हक देता है। तो अभी हर नागरिक को अगर आपको बराबर का हक देना है, तो जब भी आप सेंसस कराते हो, वो किन कंडीशंस में, किन सर्कमस्टांसेस में है, उसको भी आपको जॉट डाउन करना चाहिए, उसका रिकॉर्ड भी आपको बनाना चाहिए। इसीलिए यहां बोल रखा है ऑन लाइन्स that tell us how we can be sorted and addressed in the political economy, rather we should do so to understand what our cumulative human capital and potential lie। कहने का मतलब ये है कि अभी के लिए सेंसस कैसे कराया जाता है, कितनी फीमेल, कितनी वुमेन, किस जगह पे कितने लोग रहते हैं, कितने कास्ट के कितने लोग रहते हैं, बहुत सारी जो इन सेंसस को कराने की जो तरीके हैं ना, उसमें हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट्स हैं वो इन्वॉल्व है। जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स रहे हैं ना, जिस तरीके से पहले चीजें होती रही हैं अंग्रेजों के राज के दौरान, उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा आया, उसके हिसाब से आज की डेट में सेंसस चल रहा है। लेकिन उसके हिसाब से सेंसस नहीं होना चाहिए। सेंसस इस हिसाब से होना चाहिए कि हम पता कर सके कि हमारा ह्यूमन कैपिटल क्या है, हमारा पोटेंशियल क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। और अगर ह्यूमन कैपिटल और पोटेंशियल को जानना है तो हमें किस किस तरीके की चीजों को नापना चाहिए, हमारी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे और अलग अलग लेवल्स पे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं। जैसे कि बर्थ के दौरान एक बच्चे का वेट क्या है, जब बच्चा 5 साल का है तो उसकी हाइट और वेट क्या है, जब बच्चा स्कूल में एंट्री मारेगा तब उसकी हाइट और वेट क्या है, एक बार बच्चा स्कूल में एंट्री मार गया तो वो स्कूल कंप्लीट करने का उसका रेट क्या है, स्कूल कंप्लीशन रेट्स, ये चीज। हालांकि स्कूल कंप्लीशन रेट्स पे तो देखिए बातचीत हो रही है। ओके, पहली बार अगर वुमेन प्रेग्नेंट हुई है तो उसकी एज क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है। उसके बाद द नंबर ऑफ वुमेन इन द फॉर्मल वर्कफोर्स हु आर ऑन अ पार विद टर्म्स इन मेंस ऑफ इन मेन सॉरी हु आर पार विद मेन इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। यानी कि वो वुमेन जो कि फॉर्मल वर्कफोर्स में है, उनमें से कितनी वुमेन ऐसी हैं, कितनी प्रोपोर्शन ऑफ द वुमेन ऐसी हैं जो आदमियों बराबर कमा रही हैं। तो ये जो चीजें हैं ये असल में बताएंगे कि एक्चुअली में हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है। जब भी आप सेंसस कराते हो, कास्ट पे कितने लोग हैं, कितने नौकरी कर रहे हैं, कितने गवर्नमेंट जॉब में, ये सब चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया दे देता है। लेकिन जो प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल है, जो प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स है, वो बहुत हद तक एक पर्सन की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पे है, प्लस एक वुमेन को कितनी इक्वलिटी दी जा रही है वर्कफोर्स में इस पे है, प्लस उस पर्टिकुलर पर्सन के हेल्थ इंडिकेटर्स क्या हैं, खासकर हमारे बच्चों के हेल्थ इंडिकेटर्स क्या हैं, इस पे डिपेंड करती है। और उन बच्चों को जन्म देने वाली माँ, जन्म देने के समय पे उसके हेल्थ इंडिकेटर्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आगे क्या कहा जा रहा है कि जिन लड़कियों की उम्र कम है, जो अंडर एज है, उनकी शादी हिस्ट्री बननी चाहिए, ठीक है ना, अंडर एज मैरिज नहीं होनी चाहिए। ये इंश्योर करी जानी चाहिए कि हर बच्चे की सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन पूरी हो, खासकर उन लड़कियों की जो कि रूरल एरियाज में रहती हैं। ओके, तो इन सब चीजों को परस्यू करने की जरूरत है। जो बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं तो स्कूल में भाई अलग फंक्शनल टॉयलेट्स होनी चाहिए गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को प्रॉपर सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करे जाने चाहिए। ओके, बॉयज को रेगुलरली बायोलॉजी में पढ़ाया जाना चाहिए कि लड़के और लड़कियों में क्या जेंडर डिफरेंसेस हैं, ताकि
इन जेंडर डिफरेंसेस के आधार पे बॉयज को भी अच्छी शिक्षा मिल सके और जेंडर पैरिटी हो, वो लड़कियों का मजाक ना उड़ाएं, जो कि जो लोअर लेवल के स्कूल्स होते हैं वहां पे देखा जाता है। लोअर लेवल क्या, हर ही लेवल के स्कूलों पे ये देखा जाता है। वो तो डिपेंड करता है कि एक लड़के को उसके माँ बाप ने क्या टीचिंग्स दी हैं कि वो किस तरीके से स्कूल में एक्ट करेगा। उसके बाद teaching school leaving girls and boys the notion of consent and the basics of contraception will ensure the start of every pregnancy will be a desired and happy means। तो शादी के बाद ऑब्वियस सी बात, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जो भी गर्ल्स एंड बॉयज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेंट का नोशन, दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन, कि हाँ भाई अवॉइडेबल प्रेगनेंसीज, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव्स थे नहीं उतने, तो बहुत सारी कहते हैं ना कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो गई। उस चीज को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे कॉन्शियस को जगाना चाहिए लोगों के, उनको और अवेयर करना चाहिए कि भाई ये सब चीजें ना हो सोसाइटी में। अब उसके बाद और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए कि मान लीजिए एक प्रेगनेंसी डिजायर्ड भी है, तो अगर एक डिजायर्ड प्रेगनेंसी है और एक बच्चा मान लीजिए पैदा हो रहा है, देखिए जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज है उनको तो अवॉइड करना है। मान लीजिए डिजायर्ड प्रेगनेंसी है, तो उस डिजायर्ड प्रेगनेंसी को एक फ्रूटफुल ह्यूमन रिसोर्स में बदलने के लिए एक फुल्ली फंक्शनल हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, ताकि वो जो बच्चा है, वो जो पैदा हो, वो सेफ डिलीवरी के थ्रू पैदा किया जा सके, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, माँ की और बच्चे की दोनों की हेल्थ सही रहे। अभी के लिए इंडिया में आप देखोगे स्टिल बर्थ नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। स्टिल बर्थ नंबर आप समझते हो, बच्चा पैदा होने के समय मर गया या पैदा होने के कुछ समय के बाद मर गया, चाइल्ड मोर्टिलिटी भी बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके की चीजें कम होनी चाहिए, जो स्टिल बर्थ्स हैं कम होने चाहिए। और ये स्टिल बर्थ्स कैसे कम हो सकते हैं? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के थ्रू। तो अगर कोई माँ प्रेग्नेंट है तो आप उसको हॉस्पिटल में लेके आइए, उस हॉस्पिटल में प्रॉपर फैसिलिटीज होंगी जिसके चलते एक सेफ प्रेगनेंसी को किया जा सकता, एक सेफ आप कह सकते हो कि जो डिलीवरी प्रोसीजर है वो किया जा सकता है। ओके, तो ये सब बातें यहां पे बोली गई हैं। फिर क्या बोला गया है कि देखिए आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ ट्रेंड चल रहा है, यानी कि हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे अलग रहते हैं, माँ बाप अलग रहते हैं। लेकिन फिर भी इंडिया में आप देखोगे तो जो प्रेगनेंसी है वो अभी भी बहुत फैमिलियर इवेंट है। फैमिलियर इवेंट मतलब कि जब भाई बच्चा पैदा होने वाला होता है तो माँ बाप से ज्यादा एक्साइटेड होते हैं उनके पेरेंट्स, ठीक है, उनके वेल विशर्स, सो कॉल्ड वेल विशर्स बोलूंगा मैं, जो उनके खानदान वाले लोग हैं। तो अब आप देखोगे कि अगर मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ और वो स्टिल बर्थ हुआ, मतलब कि वो बच्चा पैदा होने के समय पे हिल नहीं रहा है, वो मरा हुआ पैदा हुआ, हो जाता है कभी कभी, किस्मत खराब होती है, तो उस केस में बहुत सारे जो माँ बाप हैं और जो रिश्तेदार हैं वो अजीब तरीके की हरकतें करने लगते हैं, उल्टे सीधे दकियानूसी ख्यालात की बात करने लगते हैं, लेडी पे इल्जाम लगाने लगते हैं, जो कि सही नहीं होता है। कभी कभी बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं होता है, बट उसकी ग्रोथ बहुत स्टंटेड होती है, बहुत ही पतला, बहुत ही छोटा, बहुत ही अनहेल्दी पैदा होता है। तो कुल मिला के बात ये कही जा रही है कि जब प्रेगनेंसी हो भी रही है तो हमको ये बात इंश्योर करनी है कि प्रेगनेंसी पे समय पे प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल हेल्थ केयर अवेलेबल हो। साथ साथ प्रेगनेंसी के टाइम पे उस माँ का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए, उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए, और इसके लिए सरकार प्रॉपर रेगुलेटिव मेजर्स लेके आए। सरकार लेके भी आई है, बट सरकार ने रेगुलेटिव मेजर्स नहीं लिए हैं। अभी सरकार लोगों के घर में घुस घुस के थोड़ी ना देखेगी कि माँ का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, ठीक है। वो तो फैमिलीज को इंसेंटिव्स दे सकते हैं कि हाँ भाई आप अपने ये जो बर्थ है, जो भी प्रेगनेंसी है लेडी की, अगर आप उसको रिपोर्ट करते हो तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, अगर आप डिलीवरी एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप में करवाते हो तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। ऐसी स्कीम्स चल रही है इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट भी चला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चला रही है। फिर बोला जा रहा है कि भैया ये जो बर्थ वेट है ना, एक बच्चे के जन्म पे समय पे जो उसका वजन होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। ये नंबर ये बताता है कि कितना अच्छा खाना उस वुमेन को मिलता है, उस वुमेन की फैमिली क्या खाना खाती है, ये सब चीजें बताया जाता है इस बर्थ वेट के थ्रू। ओके, इन बर्थ वेट्स को डिस्ट्रिक्ट वाइज और सब डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रैक करने की जरूरत है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज और सब डिस्ट्रिक्ट वाइज इन बर्थ वेट्स को ट्रैक करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप फूड सिक्योरिटी को पता कर सकते हो। उन जगहों पे जहां पे आप इन बर्थ वेट्स को ट्रैक कर सकते हो, वहां पे वुमेन का स्टेटस क्या है ये पता कर सकते हो, उन वुमेन की फैमिली वाले उनका कितना ध्यान रख रहे हैं ये पता कर सकते हो, और प्राइमरी हेल्थ केयर की डिलीवरी का क्या सिनारियो है वहां पे ये बता सकते हो। तो जो बर्थ वेट की रिपोर्टिंग है ना सेंसस में, डिस्ट्रिक्ट्स में, सब डिस्ट्रिक्ट में, हो सके तो रूरल इलाकों में भी करनी चाहिए। और एक ऐसा देश जो कि सबको डिजिटल हेल्थ आईडी बांटने की बात कर रहा है, तो अगर आप डिजिटल हेल्थ आईडी बांटने की बात कर रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बर्थ वेट को तो आप कंपेयर कर ही सकते हो। ये कौन बोल रहा है? ये ऑथर बोल रहा है।
इससे माँ का एडिक्वेट न्यूट्रिशन कितना है ये भी पता चल जाएगा, और जिस घर में वो रहते हैं वहां पे न्यूट्रिशन का क्या लेवल है ये भी पता चल जाएगा। साथ साथ और भी बातें कही गई। एक बच्चा जब जन्म होता है तो उसको मदर्स मिल्क मिलना चाहिए, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। साथ साथ माँ को प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स मिलने चाहिए। वैक्सीन प्रिवेंटेबल जो इलनेसेस हैं, प्रॉपर वैक्सीनाइजेशन होना चाहिए बच्चों का। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको स्कूल एनरोलमेंट उनका जरूरी होना चाहिए। जब वो स्कूल में एनरोल कर रहे हो उस समय पे उनकी हाइट क्या है, उनकी वेट क्या है। जब वो 5 साल के हो जाए तो उन बच्चों की हाइट क्या है, वेट क्या है, इन सब चीजों को डॉक्यूमेंट करके लिखना चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये लोकेलिटी के हिसाब से होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये डॉक्यूमेंटेशन आपने पूरे स्टेट के लिए कर दिया। स्टेट में बहुत सी अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन डिस्ट्रिक्ट की सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके अलग अलग ब्लॉक्स हैं, अलग अलग विलेजेस हैं। इन सारे लेवल्स पे इन चीजों को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, तब जाके हम पता कर पाएंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां से निकल रही है। जैसे कोरोना की रिपोर्टिंग में क्या हो रहा है, एक स्टेट का डाटा मिल रहा है आपको, डिस्ट्रिक्ट का डाटा कुछ जगहों पे मिल रहा है, कुछ जगहों पे नहीं मिल रहा है। तो हम कभी कभी ये चीज पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि भैया कहां पे कोरोना ज्यादा फैला है। हमको तो ओवरऑल पिक्चर मिल रही है पूरे देश की कि यहाँ पे पूरे देश में 75,000 केसेस आ गए दिन में। अगर हम इस चीज पे टारगेट करें कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कितने केसेस आ रहे हैं और वहां पे तगड़े प्रिवेंटिव मेजर्स को लगाएं तो चीजें ज्यादा अच्छी हो सकती हैं। ये बात बहुत समय से एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। कुछ हद तक इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, कुछ हद तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ये सब बातें यहां पे कही जा रही हैं। फिर आगे ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत फोकस करें। जो बच्चे स्कूल में पहुंचे वो स्कूल में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक बच्चा कितनी हेल्दी हालत में जन्मा है ये डिसाइड करेगा कि उसकी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस कितना है। अभी आप बोलोगे कॉग्निटिव इंटेलिजेंस क्या होता है? कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल प्रोसेसिंग, आपकी जजमेंट लेने की ताकत, आपका इंटेलिजेंस का लेवल। तो एक बच्चा जन्म के समय पे कितना हेल्दी है इस बात पे ये डिपेंड करेगा कि उसकी जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है वो कितनी डेवलप हुई है। फिर वो स्कूल में जाएगा, स्कूल में जाके पढ़ेगा तो वहां पे उसको पढ़ाई होनी चाहिए अच्छी तरीके से। तो अगर वहां पे इल इक्विप्ड और इल टॉट टीचिंग हुई तो वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप नहीं कर पाएगा। और देखिए, अगर एक बच्चा कॉग्निटिवली अनडेवलप्ड है या इल इक्विप्ड है, इल टॉट है, तो भाई जब वो ग्रेजुएट होने के बाद नौकरी करने के लिए जाएगा ना, तो जो भी जॉब इंटरव्यू बोर्ड है वो उसको सेलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जॉब इंटरव्यू बोर्ड की भी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। इसके लिए करना क्या चाहिए? तो ये करना चाहिए कि देखिए, एक बच्चा जब पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन में पहुंचता है या फिर बैकलॉरिएट लेवल पे पहुंचता है, यहां पे एक वर्ड दिया हुआ है बैकलॉरिएट। पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन क्या होता है कि मान लीजिए आपने 12th क्लास कर ली, अभी 12th क्लास करने के बाद आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओगे तो उसको आप बोल सकते हो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। बैकलॉरिएट क्या होता है कि भैया आप कोई बहुत बड़ा पीएचडी करने के लिए किसी आपने बड़े इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया। ओके, तो मान लीजिए आपने अपनी 12th कर ली, 12th करने के बाद मान लीजिए आपने अपनी इंजीनियरिंग कर ली। अब इंजीनियरिंग करने के बाद आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में एग्जाम कर अप्लाई कर रहे हैं जीमैट के थ्रू, तो उसको आप कौन सा लेवल बोलोगे? बैकलॉरिएट। ओके, तो ये जो लेवल्स हैं, इन लेवल पे लर्निंग को इंप्रूव करना, ये बात बोली गई है। और इस लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को भी प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और जो हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जो कि बच्चों को हायर करेगा उसको भी एक हायर लेवल पे अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ेगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे दोस्तों, अच्छे पॉइंट्स थे। इन पॉइंट्स को आप इंडिविजुअली कहीं पे कोट कर सकते हो, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में इनको यहां पे डिस्कस किया। आगे चलते हैं। इन एक्ट ऑफ गॉड, कोवर्सिव नॉट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अभी देखिए यहां पे फोर्स मेजोर की बात करी गई है। फोर्स मेजोर का मतलब होता है कि जो भी प्रोमिसेस आपने किए हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने एग्जीक्यूट किया है, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना कर पाओ। यहां पे बात हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को जब लागू किया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि हम आपको 5 साल तक पैसा देंगे, उसके लिए हम कंपनसेशन सेस लगाएंगे। लेकिन अब जब कोविड-19 आ गया और इनफ कंपनसेशन सेस नहीं आ रहा है, तो सरकार क्या बोल रही है? फोर्स मेजोर। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है? फोर्स मेजोर। हमारे पास पैसा है नहीं, हम आपको दे कहां से? यहां पे रूलिंग गवर्नमेंट की बुराई कर रहे हैं ऑथर्स। वो बोल रहे हैं कि देखिए, गवर्नमेंट सिर्फ सरकार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, गवर्नमेंट ने देश के लोगों के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को देगी ना, स्टेट गवर्नमेंट्स इन पैसे को 130 करोड़ लोगों की भलाई में लगाएंगे। अभी यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज रिजाइम की बात करते हैं। देखिए, जब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का रिजाइम लगाया गया उस समय पे सेंटर ने स्टेट्स को यह प्रॉमिस किया था कि पहले 5 साल तक आपके जो भी लॉसेस होंगे वो हम पूरे करेंगे।
उसके बदले में स्टेट्स जीएसटी में अपना सपोर्ट देंगे। और स्टेट्स ने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स थी टैक्सेशन की वो किसको दे दी? सेंटर को। और वन नेशन वन टैक्स जीएसटी आ गया। शुरुआत में तो ये जो जीएसटी का कंपनसेशन सेस था इसमें बहुत पैसा आया। ये जो कंपनसेशन सेस था वो बहुत पैसा आया। हुआ ये था कि जो स्टेट्स को पैसा देना था पहले 5 सालों में उसकी भरपाई कैसे होगी? तो ये बोला गया कंपनसेशन सेस के थ्रू भरपाई होगी। तो शुरुआत के 1-2 सालों में कंपनसेशन सेस में पैसा ज्यादा आया और स्टेट्स को पैसा कम देना था। तो यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि जब कंपनसेशन सेस में पैसा ज्यादा आया और स्टेट्स को पैसा कम देना है तो जो एक्स्ट्रा पैसा था वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया, सरप्लस को अब्सॉर्ब कर लिया। लेकिन अब जब इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, कंपनसेशन सेस वाले फंड में उतना पैसा आ नहीं रहा है, हमें ज्यादा देना है, तो सरकार अब देने से हमें पैसा मना कर रही है। और कहीं ना कहीं ऑथर ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टांस कुछ इस तरीके का आ रहा है कि भाई हमें पैसा देना क्या मैंडेटरी है, क्या जरूरी है? तो यहां पे ऑथर सेंट्रल गवर्नमेंट को शायद ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 पढ़ोगे और अगर आप 101st अमेंडमेंट एक्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात बोली जा रही है। अभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है? हमारे पास फंड है नहीं, हम आपको पैसा दे कहां से? लेकिन जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देने की बात आती है तो यहां पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को बताया गया। जब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस पावर में था जो कि डोमिनेटेड था कांग्रेस से, तो बहुत सारे जो बीजेपी रूल स्टेट्स थे वो बार बार सेंटर से पैसा मांगा करते थे और बोलते थे कि भाई सेंटर को पैसा स्टेट्स को देना चाहिए। तो अब जब बीजेपी का रूलिंग अलायंस पावर में आ गया है तो फिर वो स्टेट्स को पैसा देने से मना क्यों कर रहा है? वो भी एक ऐसा पैसा जिसका प्रॉपर प्रॉमिस किया है उन्होंने। फिर ये भी बताया रहे हैं यहाँ पे ऑथर की जब जीएसटी रोल आउट हुआ, उस जीएसटी के रोल आउट होने से पहले जब कंपनसेशन सेस की बात करेगी कि सरकार ने बोला हम एक कंपनसेशन सेस बनाएंगे जीएसटी का जिससे हम पैसा आपको देंगे, तो बहुत सारे लोगों ने ये पूछा, बहुत सारे स्टेट्स ने ये पूछा कि मान लीजिए इस जीएसटी कंपनसेशन सेस में इतना पैसा आया ही नहीं कि आप हमको दे पाओ। तो उस समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन अप्रीहेंशंस को अले करते हुए बोला, एश्योरेंस देते हुए बोला कि आपकी जितनी भी डेफिसिट होगी हम वो पूरी देंगे। उस समय पे जो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन थे वो थे हमारे पहले के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी। अनफॉर्चुनेटली उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई। ओके, तो अभी के लिए ये बात क्लियर है कि जब जीएसटी की डिबेट चल रही थी तो जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया था सरकार को कि हम आपको आपका पूरा पैसा देंगे, 100% कंपनसेशन आपको मिलेगा, चाहे कंपनसेशन सेस में पैसा आए चाहे ना आए। ये पैसा मिलेगा कहां से? तो इसके बारे में बातचीत हुई 8वीं मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल में और 10वीं मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल में। 10वीं मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल में बोला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि मान लीजिए कंपनसेशन सेस के थ्रू इतना पैसा नहीं आ पाता है कि हम स्टेट्स को दे पाए, उस केस में हम क्या करेंगे कि हम किसी तरीके से स्टेट्स को पैसा देंगे और 5 साल का पीरियड खत्म होने के बाद हम कंपनसेशन सेस के थ्रू जो पैसा आएगा उस पैसे को शॉर्टफॉल को हम पूरा कर लेंगे। तो कुल मिला के जो एश्योरेंसेस पहले दी गई थी उन एश्योरेंसेस को अब सीधे सीधे ब्लैटेंटली डिसरिगार्ड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्ट ऑफ गॉड, कोरोना को एक्ट ऑफ गॉड बोल के जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे उनको तोड़ रहे हैं और उस प्रॉमिसेस को तोड़ने के बाद हमें हमारे ही पैसे को लेने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। निर्मला सीतारमण जी ने 2 चॉइसेस दिए ना कि 97,000 करोड़ रुपए को आप आरबीआई से कम इंटरेस्ट पे ले लो, 0.5% की रिलैक्सेशन दे देंगे हम आपको एफआरबीएम में, कल बताया था मैंने, या फिर आप 2,35,000 करोड़ पूरे के पूरे ले लो आरबीआई से कम इंटरेस्ट रेट पे। तो ये 2 ऑप्शंस दिए निर्मला सीतारमण जी ने। तो ये अदर बोल रहा है कि हम अपना ही पैसा उधार पे ले, ये भाई कहां की दिमाग वाली बात है। फिर ऑथर यहां पे ये भी पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने पिछले 6 सालों में बहुत सारे रेवेन्यू रिसोर्सेस को अपने पास खींचने की कोशिश की। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया है कि 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट ये बोलती है कि जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा आता है, उसका 42% वो स्टेट्स के साथ शेयर करेंगे। लेकिन ऑथर ये बोल रहा है कि बहुत सारे स्टेट बजट्स का जब अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव का एनालिसिस हुआ तो ये पता चला कि 42% छोड़ो, ओवरऑल टैक्स कलेक्शन का केवल 30% दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को 2015 से लेकर 2019 के टाइम पीरियड में। फिर बोला गया कि सेंटर ने सेसेस और सर चार्जेस के थ्रू 2019-20 में 3,70,000 रुपए अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू इकट्ठा किया है। हालांकि हम सबको पता है
कि सेस और सरचार्ज से आए हुए पैसे को स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम बताई जा रही है। फिर बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी सेसेस लगाए जाते हैं। आप जो पेट्रोल डीजल जाके पेट्रोल पंप पे खरीदते हो, इसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं। उसमें जो टैक्सेस लगते हैं, 60% ऑफ द टैक्सेस सरकार के पास जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और केवल 40% ऑफ द टैक्सेस स्टेट्स के पास जाते हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के भी जो टैक्स लगाए जाते हैं उसमें 60:40 का रेशियो है, 3:2 का, जबकि पहले ये रेशियो 50:50, 1:1 का था। तो यहां पे भी सरकार ने जो पैसे कलेक्शन की पावर थी उसको डिस्प्रोपोर्शनेटली अपने पास खींचा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर बची। तो कुल मिला के ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सरकार लगातार ये जो टैक्सेस के रेवेन्यूज हैं इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, और जो टैक्सेस हमें देने के लिए प्रॉमिस किए गए थे वो भी हमें नहीं दिए जा रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको जानने को मिली होगी, आई होप। आगे बात करते हैं टारगेटिंग हिजबुल्लाह। Israel and the Shia militia should not risk a wider war by engaging in targeting attacks। यहां हिजबुल्लाह की बात हो रही है। अब यहां पहले तो आप एक मैप देखिए दोस्तों, ये आपको मैप नजर आ रहा है, इजराइल आपको नजर आ रहा है। अब ये जो इजराइल की ये वाली जो बाउंड्री है, यहां वाली जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर थोड़ा सा हिस्सा ये है, ये इनसिक्योरिटी जोन था। 2000 तक ये जो हिस्सा था वो इजराइल के कंट्रोल में था। बाद में इस हिस्से में जब आपके हिजबुल्लाह ग्रुप की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, हिजबुल्लाह ग्रुप एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंटी इजराइल है, तो जब हिजबुल्लाह के साथ इनकी हॉस्टिलिटीज बढ़ गई तो इन इनसिक्योरिटी जोन को छोड़ के इजराइल वापस चला गया। तो अब इजराइल की बाउंड्री ये बन गई है। अब ये जो इलाका है, जो नॉर्दर्न बॉर्डर है इजराइल का, नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, ये काफी ज्यादा इवेंटफुल है, क्योंकि ये जो आपको इधर इलाका नजर आ रहा है ये है गोलन हाइट्स। ये गोलन हाइट्स सीरिया का इलाका, बट इस पे कंट्रोल कर रखा है इजराइल ने। तो अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की लगातार लड़ाई है। हिजबुल्लाह में जो डोमिनेट करती है मुस्लिम कम्युनिटी वो शिया मुस्लिम्स हैं। इनको सपोर्ट कहां से मिलता है? ईरान से मिलता है, क्योंकि ईरान की जो रूलिंग क्लास है वो भी शिया मुस्लिम है। तो शिया कम्युनिटी के चलते ऐसा बोला जाता है कि ईरान की जो रूलिंग क्लास है और हिजबुल्लाह की जो रूलिंग क्लास है उसमें काफी अच्छी दोस्ती है। अभी इस इनसिक्योरिटी जोन को 2000 के लगभग इजराइल ने छोड़ दिया और एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया हिजबुल्लाह के साथ। लेकिन रिसेंटली ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी क्रॉस बॉर्डर्स फायर हो रही हैं। इजराइल वाले लेबनान में अटैक करवा रहे हैं, मतलब साउदर्न पार्ट्स ऑफ लेबनान जहां पे हिजबुल्लाह डोमिनेट करता है, और हिजबुल्लाह वाले इजराइल में रॉकेट्स दाग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इजराइल ने रिसेंटली एक ट्रेंड को देखा है। ट्रेंड ये देखा है कि जो ईरान है ना, वो सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह को वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है। अभी सीरिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी डोमिनेंट है, जो मेजॉरिटी में है, वो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी है, बट फिर भी कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है कि ईरान से सीरिया और फिर सीरिया से लेबनान में हिजबुल्लाह के पास मिलिट्री सप्लाईज जा रही हैं ईरान की तरफ से, और ये चीज इजराइल को पसंद नहीं आ रही। अब देखिए बात ये है कि इजराइल पैसिवली चीजों को नहीं देखता है इंडिया की तरफ। इजराइल का क्या है कि अगर उसको ये लगता है कि उसके अपोनेंट्स उसके खिलाफ कोई प्लान बना रहे हैं तो इजराइल अटैक कर देगा, ठीक है। तो एक हिजबुल्लाह कमांडर को रिसेंटली एक इजरायली रेड में मार दिया गया सीरिया में। तो सीरिया में जो रूट है जिसके थ्रू ईरान वेपन्स को और बाकी हथियारों को, एम्यूनिशंस को, सप्लाईज भेज रहा है हिजबुल्लाह को, उस रूट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है इजराइल। अभी एक और पॉइंट यहां पे मिल रहा है, जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो कि आपके इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ देश में बहुत अपोजिशन है। उनकी कुर्सी हिलने पे बात आ रही है बहुत सारी वजहों से। एक तो थोड़ी इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रही है, कोरोना वायरस का पैंडेमिक, और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये बोला जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जी के अगेंस्ट डोमेस्टिक प्रेशर्स बहुत ज्यादा है। तो उन डोमेस्टिक प्रेशर्स को अपने आप को बचाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू इस तरीके के वॉर एलिमेंट्स को भी छेड़ रहे हैं। कुछ इस तरीके की भी बातें चल रही हैं। अब यहां बहुत सारे एंगल निकल रहे हैं। इजराइल अपने देश में गाजा पट्टी में लगातार अटैक्स कर रहा है, चूंकि गाजा पट्टी से भी सुनने में आ रहा है जो हमास ग्रुप है वो इजराइल में अटैक करवाता है। ये वाला जो इलाका है जहां पे हिजबुल्लाह डोमिनेट करता है, इस जगह पे जो इजराइल का नॉर्दर्न बॉर्डर है वहां पे चीजें ठीक नहीं चल रही। सीरिया के अंदर जो हिजबुल्लाह के आउटफुट्स हैं उस पे ईरान अटैक करवा रहा है। वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन की बात की यहां पे इजराइल ने, बट यूएई से एग्रीमेंट होने के बाद थोड़ी देर के लिए उसको टाल दिया गया। तो ये जो पूरा का पूरा नेबरहुड है ना, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल सा होता नजर आ रहा है। और कुल मिला के
एक और बहुत बड़ा एंगल है कि ये जो हिजबुल्लाह वाला ग्रुप है ना, जो लेबनान, साउथ लेबनान में एक्टिव है, अगर इस हिजबुल्लाह वाले ग्रुप के साथ इजराइल की लड़ाई एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है, तो ना चाहते हुए भी जो लेबनान का पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है ना, उसको भी लड़ाई में इजराइल के साथ कूदना पड़ेगा। और लेबनान में हालत बहुत खराब है, लेबनान की इकोनॉमी भी खराब चल रही है। रिसेंटली बेरूत में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, वो आपको पता है, उनकी गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो लेबनान ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में है, और इस हिजबुल्लाह और इजराइल वाले इशू के चलते अगर लेबनान को भी इजराइल के अगेंस्ट वॉर में कूदना पड़ गया, तो उनकी इकोनॉमी पूरी की पूरी कोलैप्स कर सकती है। तो बहुत से फॉरेन पॉलिसी एंगल्स यहां पे निकल रहे हैं, काम की चीजें मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं कन्वेंशनल डिसोनेंस। देखिए, यूएसए में एक इवेंट है जिसको बोला जाता है नेशनल कन्वेंशन। अभी ये नेशनल कन्वेंशन यूएसए में पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से होता है। कुछ दिन पहले ये नेशनल कन्वेंशन हुआ था डेमोक्रेट पार्टी के लिए। इस डेमोक्रेटिक पार्टी का जब नेशनल कन्वेंशन हुआ, वहां पे जो बाइडेन जी और कमला हैरिस साथ साथ खड़े नजर आए और उन्होंने बोला कि हाँ भाई, हम इलेक्शन लड़के अमेरिका की डेमोक्रेसी को बचाएंगे। अभी रिसेंटली ये जो नेशनल कन्वेंशन हुआ वो रिपब्लिकन पार्टी का हुआ, और इस रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में डोनाल्ड ट्रंप भी ऑन बिहाफ ऑफ रिपब्लिकन पार्टी इलेक्शन लड़ेंगे, ये बात कह दी गई। तो कुल मिला के फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि इन नेशनल कन्वेंशन में होता क्या है। नेशनल कन्वेंशन में डेमोक्रेटिक पार्टी के, और जैसे कि डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन है तो वहां के इंपॉर्टेंट लीडर्स, रिपब्लिकन पार्टी का अगर नेशनल कन्वेंशन है तो वहां के इंपॉर्टेंट लीडर्स आएंगे, मिलेंगे, और वहां पे जितने भी पॉलिटिकल मेंबर्स हैं इन पार्टीज के, वो सपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई, ये जो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा है पर्सन, और जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए पोस्ट के लिए खड़ा है पर्सन, हम इसको अपना सपोर्ट देते हैं। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है प्रेसिडेंशियल नॉमिनी से और वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी से, तो वो इस नेशनल कन्वेंशन में बोलता है खुल के। और अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ने बोल दिया कि भाई हम मानते हैं कि ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, तो उसको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मान लिया जाता है। तो जब डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन हुआ, तो जो बाइडेन और कमला हैरिस को बोल दिया गया कि हाँ भाई, ये हमारे प्रेसिडेंशियल वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। सिमिलरली रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में भी ट्रंप को मान लिया गया प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। अभी ये बोला जा रहा है कि भाई देखिए, ट्रंप जी ने इंडिया, ये यूएसए की डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया, ये किया वो किया, ये सब तो चीजें बोली जा रही ट्रंप के अगेंस्ट, वो हम बात कर चुके हैं। ट्रंप के जो मेन इलेक्शन इश्यूज है, जो एजेंडा है, उसके बारे में हम यहां पे बात करते हैं। ट्रंप का सबसे मेन एजेंडा है इनवर्ड लुकिंग, अमेरिकन की जॉब को बचाओ। तो ट्रंप सीधे सीधे बोल रहे हैं कि अगर जो बाइडेन पावर में आते हैं तो अमेरिकन को जॉब जाएंगी, ये लोग बाहर के लोगों को अमेरिका में आके जॉब करने देंगे। ट्रंप सीधे सीधे बोल रहे हैं कि अगर जो बाइडेन ताकत में आते हैं तो चाइना के हाथों अमेरिका बिक जाएगा, सब कुछ चाइना के हिसाब से होगा। मैंने इतना बड़ा जो चाइना के साथ ट्रेड वॉर चलाया, और मैंने जो चाइना की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश की, हमारी जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंस थी उसको कम करने की कोशिश की, वो चली जाएगी, क्योंकि जो बाइडेन प्रो चाइना होंगे। डेमोक्रेट पार्टी हमेशा से ही प्रो चाइना कही जा रही है, ये सब बातें कही गई। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की इस मीटिंग के दौरान कुछ चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई, पैंडेमिक खत्म होने वाला है और जल्दी ही हमारी इकोनॉमी बूम करेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। जिस समय पे रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन चल रहा था, जितनी देर वो कन्वेंशन चला उतनी देर में 3600 डेथ्स हुई यूएसए में, ये बात बोली जा रही, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो कुल मिला के कुछ जो कोर इश्यूज हैं उस पर रिपब्लिकन पार्टी सीधे सीधे बात नहीं कर रही, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि कोविड-19 का पैंडेमिक। चूंकि आप कह सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप के जो अचीवमेंट्स हैं उनमें ये चीजें आती नहीं है। पैंडेमिक को कंट्रोल करने में जो डोनाल्ड ट्रंप का मैनेजमेंट रहा है, बेकार रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने में जो डोनाल्ड ट्रंप का मैनेजमेंट रहा है, बेकार रहा है। जो बाइडेन इन सब चीजों को उठा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप इन सब चीजों को नहीं उठा रहे। अभी इलेक्शन में क्या होने वाला है ये तो समय ही बताएगा, बट ऑथर यहां पे ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी के पास एक मौका था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसी और को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अपॉइंट कर देते, बट फिलहाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। अभी देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं जीतता, वो तो देखिए समय ही बताएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जितने ज्यादा लोगों को अगर आप बता सके कि हाँ इन एडिटोरियल्स को देखें, जरूर बताइए। गुड बाय।